आज हमारी दवाई है कार्बो एनिमेलिस। सोर्स है इसका एनिमल किंगडम, प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिमल का चारकोल, यानी गोश्त को जलाकर जो कोयला हासिल होता है उससे। फेवर वैक्सीन इसका है डीप एक्टिंग ऑन वेनस सिस्टम, यानी वो इससे जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा इसका अमल होता है वो है इसकी खून की सप्लाई का जो निज़ाम है वेनस सिस्टम। एक आर्टेरियल सिस्टम है, एक वेनस सिस्टम, यानी जिसमें ब्लड वापस आता है। वेन्स के ऊपर ज़्यादा काम करती है, ग्लैंड्स, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सर्कुलेशन फेलुअर स्टेट। यानी जब इसकी वेन्स मुतासर होती हैं, ग्लैंड मुतासर होते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है, सर्कुलेशन फेलुअर स्टेट पैदा हो जाती है। और ख़ास तौर पर लो विटेलिटी, स्लगेज सर्कुलेशन, डिजेनरेटिव स्टेट्स। जैसा कार्बो वेज में हमने पढ़ा था ना कि उसमें वर्टेलिटी लो हो जाती है, ठंडे पसीने आते हैं और मरीज बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है, निढाल हो जाता है। तो इसमें भी, क्योंकि ये भी कोयला है, एनिमल चारकोल है, तो इसमें भी बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें उसके साथ मैच होती हैं, लेकिन ये उससे ज़्यादा डीप मेडिसिन है। उसका मायाज़म समझ लें कि राजन शंकर के मुताबिक टाइफाइड में आज़म है कार्बोवेज का, और इसका मियाज़म डॉक्टर राजन शंकरन के मुताबिक कैंसर में आज़म है। इससे आप अंदाज़ा करें कि कितनी डीप मेडिसिन है ये। टाइफाइड की दो मेडिसिन मिलके बना है, ट्यूबरकुलोसिस और सोरा सिकनेस है। तो यानी मियाज़म को जब हम स्टडी करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। एक तो क्लासिकल तरीका है जो हनीमैन तरीका है, दूसरा सेंसेशन मेथड के अंदर जो राजन शंकरन ने मुतारफ़ कराया। यानी उसने क्या किया कि डॉक्टर हनीमैन के जो तीन मियाज़म थे, उसने उन तीन तीन मियाज़म मीन तीन स्टेजेस, थ्री स्टेजेस, तो उसने इन स्टेजेस के दरमियान की भी कुछ स्टेजेस जो है ना वो मुतय्यन कर दी हैं। जिस तरह वो तीनों स्टेजेस बीमारी की पेस एंड डेप्थ को मुतय्यन करती हैं। यानी मियाज़म असल में करता क्या है, पेस एंड डेप्थ, बीमारी की रफ्तार और गहराई। यानी एक्यूट में क्या होता है, बीमारी बहुत फास्ट होती है लेकिन सुपरफिशियल होती है, और सिफिलिस सबसे डीप, स्लो और सबसे डीप, डिजेनरेटिव। सही। एक्यूट की मिसाल आप ले सकते हैं जैसा तूफान है, थंडरस्टॉर्म। जिस तरह एकोनाइट बैलन में हम क्या देखते हैं, आनन फानन, आर या पार। ठीक है जी, जो भी फैसला होना फटाफट होना, और मरीज उसमें पैनिक होता है बहुत ज़्यादा, और उसकी शिद्दत को मरीज भी महसूस करता है, दूसरे भी महसूस करते हैं, और वो होते भी, यानी अचानक भी होते हैं, और मरीज के ऊपर भी उसकी एक एक्यूट कैफियत होती है, यानी वो शिद्दत होती है हर चीज़ में। तो इसके मुकाबले पे एक्यूट स्टेज है, और दूसरी तरफ आखिरी स्टेज कौन सी है, सिफिलिस। उसमें क्या है, बीमारी स्लो प्रोसेस आती है लेकिन अंदर से ही डैमेज और डिस्ट्रक्ट करती करती, यानी कि बंदे को ख़त्म कर देती है। अब उनके दरमियानी कुछ स्टेजेस हैं, इन दो के दरमियान भी कुछ स्टेजेस हैं। एक आखिरी स्टॉप है और एक इब्तदाई है। इब्तदा क्या कहाँ से होती है, एक्यूट से, और आखिर कहाँ पे होती है, सिफिलिस पे। तो अब वो सिफिलिस से पहले और भी कई मंजिलें हैं। तो राजन शंकर ने यह काम किया है कि उसने 16 से पहले दो मंजिलें मुतय्यन की हैं। तो यही कर सकते हैं कि सिर्फ 0.5 0.75 वाला हिसाब है, लेकिन उनके नाम दे दिए हैं थोड़े से। यानी एक बंदे ने यहाँ से लेकर घंटा घर जाना है, तो फर्ज करें यहाँ से वो चला, और एक स्टे उसने मिलर चौक में किया, एक जामा जितन चौक में किया, एक उसने घंटा घर के पास कर दिया। अब इसके दरमियान में भी तो कोई मंजिलें स्टॉप आते हैं ना, दरमियान में मिलर टाउन भी आता है, नूरपुर भी आता है ना।
आप समझ आ गई कि नहीं? यानी एक बंदा पिन पॉइंट लोकेशन बताना चाहे तो आप उसके करीब तरीन बता सकते हैं कि ये इसके पास है। तो ये बीमारी की पेस और डेप्थ को मुतय्यन करने के लिए ये मियाज़म थ्योरी और बयान की जाती है। यानी इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि बीमारी किस कैटेगरी में जा रही है, या ये मेडिसिन जो है कितनी डीप और इसकी पेस क्या है। ठीक है, तो कार्बो एनिमेलिस जो है ये टाइफाइड मियाज़म में है। और यानी हनीमन के हिसाब से देखा जाए तो 16। ठीक है, कैंसर किसके मुताबिक? कैंसर कार्बोवेज की मैं बात कर रहा हूँ। कार्बोवेज जो है, कार्बोवेज टाइफाइड मियाज़म में आती है। यानी राजन संकरन के मुताबिक टाइफाइड मियाज़म 16 से थोड़ा पहले है। सबसे पहले एक्यूट है, उसके बाद टाइफाइड मियाज़म है, उसके बाद 16 है। ठीक है, उसके बाद रिंगवर्म है, फिर साइकोसिस है, फिर उसके बाद ट्यूबरकुलर और कैंसर, फिर उसके बाद लेप्रोसी मियाज़म, उसके बाद सिफिलिस। कैंसर के बाद लेप्रोसी। तो ये 10 मियाज़म उसने जो है ना बयान किए हैं। यानी इसका मतलब ये नहीं कि 10 ही हो सकते हैं, आप इनके दरमियान की और भी मंजिलें मुतय्यन कर सकते हैं। मकसद होता है प्रीसाइजली वहाँ तक पहुँचना, असल मकसद ये है। बस पिन पॉइंट लोकेशन पर पहुँचना असल मकसद है। यानी ये कोई ये बाद लोग इसको कहना शुरू कर देते हैं, लो जी इसने तो हनीमन को वायलेट कर दिया, उसकी मुखालफत कर दी। भाई ये मुखालफत नहीं है, उसने 3 मेजर पॉइंट आपको बताए थे। हाँ, आपने उसी की वजाहत करते हुए उसके दरमियानी जो मकामात है वो भी तलाश कर लिए। यानी आपकी मेडिसिन की सिलेक्शन की में एक्यूरेसी बढ़ गई। कार्बो एनिमेलस जो है वो संक्रमण के हिसाब से जो है वो कैंसर में आज़म में आती है। बहरहाल अभी हम इसको लेके चलते हैं कि यानी इसमें ख़ास तौर पे वाइटैलिटी लो होती है, पेशेंट स्लगिश सर्कुलेशन होती है, यानी ब्लड की सर्कुलेशन बहुत स्लो हो जाती है, और डीजेनरेटिव स्टेट इसके अंदर पाई जाती है। अच्छा, मैथमेटिक बैकग्राउंड अगर हम देखें तो जो इसको हम क्लासिकल तरीके से अगर हम देखें तो इसमें आ जाता है सोरोसाइकोटिक हो जाता है, और इससे आगे बढ़ते बढ़ते सिफिलिटिक प्रोग्रेशन में चला जाता है। यानी शुरू में सोरासाइकोसिस का मजमूआ है, और जब ये आगे बढ़ता है तो वो सिफिलिटिक में चला जाता है। तो ये आप देखें कि अगर देखा जाए तो हर बीमारी ही सोरा से शुरू हो रही है, लेकिन जब वो अपनी फुली डेवलप फॉर्म में है वो कौन सी है? यानी उसने साइकोसिस से गुजरते हुए सिफिलिस में गई है। तो यही वजह है कि शंकरन ने कहा, इसकी नेचर को, पेस और डेप्थ को स्टडी करते हुए उसने कहा कि ये कैंसर में आज़म है। कि जिस तरीके से कैंसर बंदे को गिरफ्त में लेके और बिलाकर ख़त्म करता है ना, तो एंड तो उसमें भी बंदा ही मरता है ना, डिजेनरेशन ही होती है उसमें भी। तो लेकिन उसकी जो नेचर है ना, वो उसने कहा कि इसकी कैंसर के साथ है। यानी जब आपके पास ये टर्म्स ना हो तो फिर आपने किसी जो भी मेडिसिन स्टडी कर रहे हैं उसको किसी ने किसी चीज़ के साथ, अगर नाम ही 3 है आपके पास, सोरासाइकोसिस और सिफिलिस, तो आपने घूम फिर के उन्हीं के साथ मुशाबहतें करार देनी है ना। आपने इसके अलावा कुछ पढ़ी नहीं, देखी नहीं। फर्द को एक बंदा जो है वो रेगिस्तान में रहता है, पहाड़ी इलाके में रहता है या रेगिस्तानी इलाके में रहता है, उसने बाकी दुनिया देखी नहीं है, वो हर चीज़ की तशबीह जो है ना वो उन देखी हुई चीज़ों के साथ ही देगा। उसके पास वोकेबलरी बहुत थोड़ी है, उसके बाद तमसील पेश करने के लिए अल्फाज बहुत थोड़े हैं। जैसा अरबों के यहाँ देखे ना, अरबों की शायरी जो है ना उसमें घूम फिर के पहाड़, रेगिस्तान, ऊंट, खजूरें, तलवारें, तीर, यानी जो उनका कल्चर था अरब शायरी का, आज मुताला करें ना कदीम अरब के, तो वो घूम फिर के वो हर चीज़ को, यहाँ तक कि भी अगर कोई शायर जो है ना वो अपनी महबूबा की भी खूबी बयान करता है ना तो उसको किसी ऊँटनी के साथ मैच कर देता है। अब समझ आएगी नहीं? या अपनी ऊँटनी की तारीफ कर रहा है तो ये नहीं समझ आ रही कि ये किसी औरत की तारीफ कर रहा है या ऊँटनी की कर रहा है। यानी उनके पास, या फिर
था, या फितरत की चीज़ें थी, चाँद था, सूरज था, तारे थे, आसमान था, या किसी चीज़ की कुशादगी को बयान करना है, किसी चीज़ की वुसअत को बयान करना है, तो वो सहरा की वुसअत के साथ बयान कर देते थे। बुलंदी को बयान करना तो उसकी तमसील पहाड़ के साथ मैच कर देते थे। और ये तो बुलंदी को बयान करना तो वो आसमान की तरफ चले जाते थे। तो इसी तरीके से हमारे पास ये आप अंदाज़ा कर लें कि जब अल्फाज महदूद होंगे तो आपने किसी भी चीज़ की तमसील जब बयान करनी है ना, तो आप घूम फिर के उन्हीं के साथ मैच, कभी आपका ये साइकोसोरिक है, कभी एक सोरोसिफिलेटिक है, साइकोसिफिलेटिक है, यानी आपने वो डबल लफ्ज़ यूज़ करते कर, ये मकसद है तशबीह बयान करना। तो शंकरन ने क्या किया, उसने उस कैफियत के साथ मैच करने वाली जो पैथोलॉजी थी उसने उसको यूज़ कर लिया कि जो उसकी नेचर है ना उस पैथोलॉजी की, तो ये हमारी मेडिसिन उसके साथ इसकी पेस एंड डेप्थ उस पैथोलॉजी के साथ मैच कर रही है। यानी उस किसी दिन हम सिर्फ म्याज़म को पढ़ेंगे तो उसमें हम जब 10 के 10 की नेचर को पढ़ लेंगे तो उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि आइंदा किसी भी मेडिसिन की मैचिंग करनी आसान हो जाएगी। तो हम इसके मैथमेटिक बैकग्राउंड पे पहुंचे थे कि इसमें जो गालिब तौर पर होता है वो सोरोसाइकोटिक है और आगे बढ़ते बढ़ते सिफिलिटिक प्रोग्रेशन में चला जाता है। तो ये इसलिए कि इसमें क्रोनिक डिजेनरेशन है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन है और ग्लैंडुलर इंड्यूलेशन है, यानी इसके ग्लैंड जो है वो सख्त होना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी मज़ीद डिटेल में हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसके हम आएंगे कोर एसेंसेस की क्या है, कोर डायनामिक स्टेट या इसके सेंट्रल डिस्टर्बेंस, यानी वो इसके यूनिक नेचर जो इसको दूसरों से अलग कर देती है। तो इस दवाई को अगर आप एक लाइन में याद रखना चाहें तो वो ये है, लाइफ इज फेडिंग बट स्टिल होल्डिंग ऑन इन ए वीक पैसिव वे, यानी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है लेकिन अभी एक कमज़ोर और सुस्त रास्ते के ऊपर जारी है। लाइफ इज फेडिंग बट स्टिल होल्डिंग ऑन इन ए वीक पैसिव वे, ये ज़िंदगी मध्यम हो रही है और अभी कमज़ोर और सुस्त रास्ते के ऊपर गामज़न ज़रूर है। इसमें मरीज़ की जो वाइटल फोर्स है बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाती है। कार्बोवेट से कई गुना आगे है। बॉडी के अंदर जो स्टेगनेशन आ जाती है, यानी हर चीज़ के अंदर ठहराव आ जाता है और डिके शुरू हो जाता है और साथ कोल्डनेस शुरू हो जाती है। में इतनी वाइटल फोर्स एग्जॉस्ट होती है कि बॉडी के अंदर डिके शुरू हो जाता है, कोल्डनेस शुरू हो जाती है, स्टेगनेशन शुरू हो जाती है, सर्कुलेशन जो होती है वो स्लगिश हो जाती है, सुस्त हो जाती है, वेनस स्टेसिस हो जाती है, यानी कि वेन्स जो हैं वो ब्लड को वापस लाने का जो अमल है उसको सुस्त कर देती हैं, जिसका नतीजा क्या होता है, सियानोसिस हो जाता है। सियानोसिस का मतलब होता है कि नीला हो जाना, बॉडी के ऊपर नीलुओं कलरिंग शुरू हो जाती है। ये इस चीज़ की अलामत होती है कि उसकी ऑक्सीजन जो है वो इन ब्लड इतनी स्लो वापस आ रहा है, जब वापस स्लो आएगा तो इसका मतलब है कि टिश्यू तक पहुंचेगा भी स्लो, तो पहला वापस आ नहीं रहा तो वहाँ पहुंचेगा भी स्लो, तो ऑक्सीजन उसके रास्ते में ही यूज़ होना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में सियानोसिस शुरू हो जाता है, जिसम के ऊपर नीला नीला कलर उसका शो होना शुरू हो जाता है और कोलैप्स टेंडेंसी आ जाती है पेशेंट के अंदर, यानी पेशेंट बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है। जिस तरह कोई बिल्डिंग नहीं, अब आप वीडियो में कभी देखी होगी कि वो नीचे से चलाते हैं कोई इसका डायनामाइट, तो सारी बिल्डिंग किस तरह गिरती है वो, ये कैफियत है कोलैप्स की, यानी बंदा इस तरीके से गिर जाता है। अच्छा, इसमें
आप देखें कि इस तरह की चीज़ें हमें आर्सेनिक के अंदर भी मिलती हैं, उसके अंदर भी जब सिस्टम के अंदर इतनी खराबियाँ रहती हैं उस, लेकिन आर्सेनिक जो होता है ना, उसके अंदर एक रेस्टलेस होती है, एक बेचैनी होती है, और एंग्जाइटी होती है उसके अंदर, दौड़ भाग होती है। लेकिन कार्बो एनिमलस जो है ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये ना कोलैप्स कर जाता है, बिल्कुल बेसकत हो जाता है। बल्कि इसकी कैफियत ये कह सकते हैं कि अगर ये अपने अल्फाज से बयान करना चाहे तो वो अल्फाज इस तरह के होंगे, आई एम फेडिंग अवे, डोंट डिस्टर्ब मी। वो कहेगा कि मैं ख़त्म हो रहा हूँ, मुझे अब इस मामले में भी ख़त्म ना करो। यानी इस तरीके से पेशेंट हर चीज़ से लातल्लक हो जाता है, अपने आप से भी लापरवाह हो जाता है। रियल लाइफ में अभी हम आगे पढ़ेंगे भी ये होता है कि आमतौर पर ना स्टार्ट में नहीं पता चलता इनका। यानी ये वो केसेस होते हैं जो कुछ मराहल गुजारने के बाद यहाँ तक पहुँच के हम तक पहुँचते हैं। जब बीमारी यहाँ तक पहुँचती है, इब्तदा के अंदर ये किसी और मेडिसिन के अंदर फाल कर रहे होते हैं, लेकिन वो बर वक्त उसको ना मिली या उसका इलाज सही ना हुआ, मरीज उधर भागता रहा, बिल आखिर यानी कि स्टेप बाय स्टेप अब वो कार्बो एनिमलिस तक पहुँच जाता है, जिसके अंदर ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट होती है, वेनस सिस्टम फेल्योर हो रहा होता है और पेशेंट कोलैप्स हो रहा है, निडाल होता है, घर वाले उसको उठा कर लाते हैं। तो यानी वो उसकी बीमारियों की आपको हफ्तों महीनों पुरानी हिस्ट्री मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि जी कल रात बीमार हुआ और पेशेंट कार्बो एनिमलिस का पेशेंट बन गया, ऐसा नहीं होता। यानी इस तरह समझ लें। जी बिगड़े हुए केसेस होते हैं, यस। यानी एक बीमारी होती है ना, वो पहले दिन से ही बाज़ टाइम उसकी नेचर वो होती है, लेकिन उसने अभी डेवलप होना होता है। कैंटस के लिए एक लफ्ज़ यूज़ करता है प्रोड्रोमल पीरियड। यानी पेशेंट कहता है कि मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन अभी ग्रुप ऑफ सिम्टम मुकम्मल डेवलप नहीं हुआ होता। अभी आप उसको डायग्नोसिस नहीं करके उसका कोई नाम नहीं लिख सकते। यहाँ तक कि लेबॉरेटरी टेस्टों के अंदर भी उसकी अभी कोई बीमारी नहीं आ रही होती। तो उसको डेवलप होके कोई पैथोलॉजी बनने में, कोई ग्रुप ऑफ सिम्टम बनने में, कोई सिंड्रोम बनने में एक टाइम चाहिए। ऐसे पेशेंट को कैसे दवाई देते हैं कि जल्दी जल्दी सिम्टम जाहिर होंगे? ऐसा पेशेंट अगर रास्ते में ही होम्योपैथिक तरीके से अगर पकड़ लिया जाए तो बाद का वो मुकम्मल पैथोलॉजी डेवलप होने से पहले पहले वो ठीक हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट जिन्होंने कैंसर तक पहुंचना होता है, उसको जब इब्तदा के अंदर ही उसकी जो उस वक्त करंट टोटलिटी ऑफ सिम्टम उसके मुताबिक अगर मेडिसिन दे दी है तो वो कैंसर तक पहुंचते ही नहीं। कैंसर का डायग्नोसिस लेवल उसके ऊपर लगता ही नहीं, उससे पहले ही वो रिकवर हो जाते हैं। तो ये कार्बो एनिमलिस जो है ये भी उसी तरह की दवाइयों में से है जिनका एंड कैंसर पे होता है जाके। अच्छा, अब हम इसके थोड़ा सा माइंड सिम्टम के ऊपर जो कि क्लिनिकली हमारे पास आते हैं और जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये कार्बो एनिमलिस हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है एपैथी विद वीकनेस, यानी लापरवाह होता है, साथ कमज़ोरी होती है, यानी पेशेंट को कोई परवाह नहीं। अब यहाँ पे हमें फास्फोरिक एसिड भी लग सकता है, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि फास्फोरिक एसिड जो होता है उसकी हिस्ट्री कुछ और होती है। उसके अंदर इस जैसा वेनस स्टेसिस नहीं होता, इस तरह की कोल्डनेस नहीं होती, और उसके अंदर आपको हिस्ट्री के अंदर पता चलेगा कि लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड भी नज़र आ सकता है, उसके पीछे कोई डिप्रेशन की हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है ना। जी हाँ, उसकी हिस्ट्री कुछ और होगी, बैकग्राउंड हिस्ट्री काजेशन कुछ और होगी। लेकिन इसके अंदर फास्फोरिक एसिड वाली ना तो हिस्ट्री होती है ना ही बाकी टोटल अलामात होती है। अब फास्फोरिक एसिड जो है वो वेन्स के ऊपर या ग्लैंड्स के ऊपर काम नहीं करती उस लेवल पे जहाँ पे
जिस तरीके से ये करती है। फिर दूसरे नंबर पे इसकी मेमोरी वीकनेस होती है, यानी हर चीज़ को बहुत आसानी से भूल जाता है, ख़ास तौर पे नामों को भूल जाता है, वाक़यात को भूल जाता है, ब्रेन फटीग हो जाता है, दिमाग थक जाता है। क्यों? उसकी वजह लो ऑक्सीजनेशन स्टेट रिफ्लेक्शन, यानी ये चीज़ की अलामत होती है कि दिमाग को अब ऑक्सीजन कम पहुंच रही है। कार्ब फास्फोरिक एसिड में क्या होता है कि वहाँ ब्रेन को न्यूट्रिशन कम पहुंच रही होती है, इस वजह से वो कोलैप्स होता है। इसमें ऑक्सीजन कम होती है, और ऑक्सीजन कम होने की बाकी बॉडी के अलावा, जिस तरह हमने अभी जिक्र किया कि सियानोसिस हो जाता है, फिर बॉडी के ऊपर कलर चेंज होता है, नीला कलर होना शुरू हो जाता है। यानी आप उसका नाखूनों को देखेंगे ना, नीले नीले महसूस होंगे, होंठ नीले नीले महसूस होंगे, जिले ठंडी होगी, बॉडी ओवरऑल रेडिश के बजाय ब्लूइश होगी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम नहीं होती, वेनस स्टेसिस हो जाता है, यानी वेन जो है वो ब्लड को स्पीड से वापस नहीं लेके आती, जिसके नतीजे में उसकी ऑक्सीजन रास्ते में इस्तेमाल हो जाती है। अब इसमें जो फियर या एंग्जाइटी जो होती है वो बहुत लो ग्रेड होती है, कितनी प्रोमिनेंट नहीं होती, जैसे आर्सेनिक वगैरह में होती है ना, उसमें तो बहुत नुमायाँ होती है, लेकिन इसमें उस लेवल की प्रोमिनेंट नहीं होती। अच्छा, फिर इसमें ये था, ये कंपनी वर्जन होता है, महफिल में रहना पसंद नहीं करता, अकेला रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है? क्योंकि एनर्जी नहीं है, वो जो बातें करने के लिए, कंपनी फील करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो उसके अंदर नहीं है, इस वजह से वो अकेला रहना चाहता है। तो लिहाजा अब हमें जो मजमूई तौर पर हमारे ज़हन में ये चीज़ आई है कि अगर कोई पेशेंट मेंटली डल है, तो अगर साथ उसके कोल्डनेस है, वेनस कंजेशन है, ग्लैंडुलर पैथोलॉजी मौजूद है, तो फिर हम उसको कार्बो एनिमेलिस के अंदर समझेंगे, यानी सिर्फ मेंटली डल होने की बुनियाद के ऊपर नहीं, साथ कोल्डनेस, वेनस कंजेशन, ग्लैंडुलर पैथोलॉजी, ये अगर साथ मौजूद है तो कार्बो एनिमेलिस दवाई बन जाएगी। हीट एंड कोल्ड के हिसाब से देखें तो ये बहुत ठंडा मरीज़ है, वेरी चिल्ली है, कोल्डनेस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, यानी पेशेंट अंदर से भी ठंडा होता है, बाहर से भी ठंडा, क्योंकि इसकी सर्कुलेशन वीक होती है। वीक सर्कुलेशन का नतीजा क्या होता है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है, बॉडी कलर जो है वो ब्लूइश होना शुरू हो जाता है। वेन्स डायलेटेड होती हैं और स्लगिश होती हैं, वेन्स अगर आप देखेंगे तो फूली हुई होंगी, लेकिन वो वापस नहीं लेके जा रही। प्यास के हवाले से देखा जाए तो ये कोई नुमाया नहीं है, इसमें वेरिएबल है, बात टाइम बहुत लो होती है। भूख के हवाले से देखें तो एपिटाइट इसकी हाजमा कमज़ोर होता है, और इजीली एग्जॉस्टेड आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद थक जाता है, ये खाने के बाद एनर्जी फील करने के बजाय थक जाता है। मोडेलिटीज़ में ठंडी हवा से ज़्यादती है, रात को ज़्यादती है, और मतासा एरिया जो है उसके ऊपर लेटने से इसको ज़्यादती है, और गर्म जगह पे आराम करने से और हल्की हरकत करने से इसको थोड़ा सा सुकून होता है। अब हम इसके जो कुछ पार्टिकुलर सिम्टम है ना, उसको हम देखते हैं कि सिस्टम वाइज जो, अगर थोड़ा सा सबसे अहम जो चीज़ है ना, अगर आप कार्बो एनिमल्स को चाहते हैं कि याद रहे या केस आए तो आपको पता चल जाए, तो ये दिन के अंदर रखें कि ग्लैंड इसके सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम है। ग्लैंड, हार्ड इंड्यूरेटेड ग्लैंड्स, इसके जो ग्लैंड्स हैं ना, वो चाहे टॉन्सिल्स हैं, चाहे गर्दन के इर्द गिर्द हैं, चाहे बगलों में हैं, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पे जो ग्लैंड नुमाया होंगे, लिम्फ ग्लैंड्स के, वो हार्ड होंगे, इंड्यूरेटेड होंगे, यानी सख्त होंगे, दुखनदार होंगे,
बाद किताबों के अंदर लिखा है स्टोन लाइक हार्ड, स्टोनी हार्ड, पत्थर की तरह सख्त, यानी कि वो दबाने से वो दबने वाले नहीं होते हैं, स्टोनी हार्ड होते हैं। स्पेशली मेमोरी ग्लैंड्स, ख़ास तौर पे ब्रेस्ट के ग्लैंड, जो मेमोरी ग्लैंड जो है ये हार्ड हो जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि ब्रेस्ट के अंदर सबसे बहुत ज़्यादा एक हमारे लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा लिम्फ ग्लैंड होते हैं, क्योंकि जितनी भी बाहर से हवा आ जाती है उसको प्योरीफाई करना होता है उसमें। दूसरे नंबर पे ब्रेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स होते हैं, क्योंकि जब मदर फीड कराती है तो बच्चे को जो मिल्क मिलना है ना, वो समझ लें कि वो बिल्कुल प्योरीफाई होना चाहिए, उसमें कोई जरासीम या कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा इसका मेमोरी ग्लैंड और सर्वाइकल ग्लैंड, यानी गर्दन के और ब्रेस्ट ग्लैंड जो है ये हार्ड और इंड्यूरेटेड हो जाते हैं। देश ने कहा है कि जिनमें तांबे या रंग के सख्त उदार होते हैं। फिर यानी जब ये चीज़ें आती हैं ना तो एक स्पीशियस प्री कैंसरस स्टेट बन जाती है, यानी कि मरीज़ भी समझता है कि मुझे कैंसर ही ना हो गया हो, यानी वो उसके हार्डनेस और इंड्यूरेशन जो हम देखते हैं तो उसके नतीजे में हाँ, यानी उसको शक होना शुरू हो जाता है। और इसके अंदर अगली चीज़ है कि इसके अंदर बर्निंग पेन होती है, इन ग्लैंड्स के अंदर बर्निंग पेन होती है इन ब्रेस्ट्स। क्रॉनिक मेस्टाइटिस, कार्सिनोमा टेंडेंसी, यानी वो पेशेंट जिनके अंदर पुरानी छातियों की पुरानी सोजिश हो, ब्रेस्ट की पुरानी सोजिश जिनके अंदर क्रॉनिक चली आ रही है और अब उसके अंदर कार्सिनोमा टेंडेंसी है, यानी कि कैंसर की का रुझान पाया जा रहा है कि कैंसर हो सकता है। यहाँ जो है वो बाद बाद इसको कोनियम से अलग करना पड़ता है, वो हम कंपैरेटर जब स्टडी करेंगे तो उसमें हम इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है? वीक लंग, हॉर्सनेस, यानी कि गला बैठ जाता है, आवाज़ बैठ जाती है। क्रॉनिक कटार विद लो वाइटैलिटी, पुरानी बलगम चल रही है लेकिन पेशेंट की वाइटैलिटी बहुत लो है, मरीज ठंडा होता है। अगर मैदे और जीआईटी के ऊपर देखें, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के ऊपर देखते हैं तो वीक डाइजेशन है, ब्लोटिंग है, यानी कि पेट में गैस फारा वगैरह। ऑफेंसिव डिस्चार्जेस, यानी इसके जो डिस्चार्जेस हैं, चाहे हवा है या खाना है, वो बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है। कार्बो एनिमल्स में भी होता है लेकिन उसमें गैस ज़्यादा होती है, डकार आने से खून होता है। स्किन स्किन जो है ब्लूइश होती है। अल्सर विद बर्निंग प्लस इंड्यूरेशन, और इसके ऊपर जो अल्सर बनते हैं उसमें बर्निंग होती है और जगह सख्त हो जाती है। वो क्यों होती है? अल्सर क्यों बनते हैं कि जब ऑक्सीजनेशन नहीं होती तो वहाँ पे वो चीज़ें गलना शुरू हो जाती है और लिहाजा वो वहाँ बर्निंग होती है और इंड्यूरेशन शुरू हो जाती है। अब हम इसके की नोट देखते हैं कि जिससे हमें फौरी पता चले कि ये कार्बो एनिमलिस है। नंबर 1, विनस स्टैग्नेशन प्लस ब्लू डिस्कलरेशन, ग्लैंडुलर इंड्यूरेशन स्पेशली ब्रेस्ट, एक्सट्रीम वीकनेस विदाउट रेस्टलेसनेस, कोल्डनेस प्लस कोलैप्स्ड टेंडेंसी, बर्निंग पेन्स इन इंड्यूरेटेड टिश्यूज। ये 4-5 पॉइंट हैं जहाँ से कार्बो एनिमलिस जो है ना वो पकड़ी जाती है, यानी वेन्स के ऊपर असर, ग्लैंड के ऊपर असर, वीकनेस, कोल्डनेस, कोलैप्स टेंडेंसी और बर्निंग पेन्स इन इंड्यूरेटेड टिश्यू। इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन जो हैं कार्बोवेज और फास्फोरस, यानी अगर ये काम छोड़ जाए या इसके अलावा केस अगली तरफ बेहतरी की तरफ चल पड़े तो फिर ये कार्बोवेज और फास्फोरस काम करती हैं। और सिमिलर मेडिसिन इसके हैं कार्बोवेज, कोनियम, सलीशिया और आर्सेनिक। यानी जब आप बर्निंग वाली कंडीशन देखते हैं ना कि बर्निंग पेन, तो वहाँ आर्सेनिक इसके साथ सिमिलर होती है। ग्लैंड के ऊपर असर में कोनियम और सलीशिया। मैदे की जो बदबूदार गैस वगैरह जो है हाजमे के हवाले से वो कार्बोवेज के साथ सिमिलर होती है। एंटीडोट्स इसके हैं कैम्फर और नक्सोमिका।